फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज हम भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20 के बारे में विस्तार से जानेंगे, जिसमें अपराधों के लिए दोषसिद्धि के संबंध में संरक्षण के बारे में बताया गया है, अर्थात प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ द कन्वेंशन फॉर अफेक्शन। अपराधों के संबंध में अपराधों के लिए दोषसिद्धि के संबंध में संरक्षण के बारे में विस्तार से जानेंगे। दोस्तों, अनुच्छेद 20 को जानने से पूर्व हम इसकी पृष्ठभूमि को जानने की कोशिश करते हैं कि अनुच्छेद 20 का वास्तविक महत्व क्या है और अनुच्छेद 20 किस तरीके से कार्य करता है। जैसा कि हम जानते हैं, अनुच्छेद 20 में जब हम कहते हैं कि अपराधों के लिए दोषसिद्धि के संबंध में संरक्षण, तो हम यह भी देखते हैं कि जो हमारा कानून है वह संसदीय व्यवस्था का एक निर्मित उत्पाद है। संसदीय व्यवस्था के तहत उसका निर्माण किया जाता है और नागरिकों के सर्वोत्तम हितों को साधने के लिए उसको निर्मित किया जाता है, ताकि हम एक लोकतांत्रिक उद्देश्य की प्राप्ति कर सकते हैं और एक लोकतांत्रिक राज्य की प्राप्ति कर सके। वहीं हम देखते हैं कि अपराध और कानून जो होता है अपराधी और अपराध के मध्य कार्य कर रहा होता है, अर्थात अपराधी को उसके अपराध से अलग कर रहा होता है दंड के माध्यम से। तो यहाँ पे एक पीड़ित पक्ष होता है, एक होता है अभियोजन पीड़ित पक्ष होता है, एक होता है उत्पीड़क अर्थात जिसने उत्पीड़न किया है, एक पक्ष वह होता है, एक होता है वह पक्ष जिसको पीड़ित किया गया है। तो हम यहाँ पे अभियोजन प्रक्रिया के माध्यम से, अर्थात न्यायिक अभियोजन प्रक्रिया के माध्यम से पीड़ित पक्ष को जहाँ न्याय दिला रहे होते हैं, वहीं जो उत्पीड़क पक्ष है जिसने उत्पीड़न किया है उसको दंड दे रहे होते हैं, ताकि वह व्यक्ति जिसने किसी व्यक्ति का हरास किया है, किसी व्यक्ति को मानसिक रूप से परेशान किया है, किसी व्यक्ति के साथ अन्याय किया है, उसको उसके दंड के समतुल्य अपराध उसको उसके अपराध के समतुल्य दंड दिया जा सके। वहीं जो व्यक्ति पीड़ित है, जो पीड़ित पक्ष है, उसको न्याय दिया जा सके। यही हमारे अनुच्छेद 20 की महत्वपूर्ण खूबसूरती है। इसको हम विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे ही हम अनुच्छेद 20 को समझते हैं तो हमारे सामने सर्वप्रथम कानून नामक शब्द आता है दोस्तों, क्योंकि कानून शब्द में विधिक बल निहित होता है और यही विधिक बल अपराधी और अपराध के मध्य कार्य करके न्याय की स्थापना करता है, ताकि पीड़ित पक्ष को दंड दिया जा सके। दोस्तों, यहाँ पे अनुच्छेद 20 में तीन चीज़ें निकल के आती हैं: कानून की आवश्यकता, न्याय की आवश्यकता और नागरिक की आवश्यकता। अर्थात कानून की आवश्यकता जो है वो विधिक बल है, न्याय की आवश्यकता जो है वो हम कह सकते हैं कि पीड़ित पक्ष को न्याय देना है और जिसने उत्पीड़न किया है उसको दंड देना है, और नागरिक की आवश्यकता जो है वो लोकतांत्रिक राज्य है। अर्थात लोकतांत्रिक राज्य के माध्यम से हम नागरिक को न्याय देने की कोशिश कर रहे होते हैं। और यही अनुच्छेद 20 की एक महत्वपूर्ण खूबसूरती एवं सुंदरता है कि हम पीड़ित पक्ष को उसको बचने का मौका भी देते हैं, ताकि वो अपनी दलीलों को, अपनी हम कह सकते हैं कि सबूतों के माध्यम से, अपने साक्ष्यों के माध्यम से स्वयं को कह सकते हैं कि एक तरीके से दोष मुक्त कर सके। वहीं अभियोजन पक्ष जिसने आरोप लगाया है उस व्यक्ति को भी मौका देते हैं कि वो अपने अभियोजन को दोष में सिद्ध कर दे, अतः न्यायिक रूप से उसको दोष में बदल दे, ताकि जिसने अपराध किया है उसको दंड दिया जा सके। जब अनुच्छेद 20 में निहित आधारभूत स्तंभ को समझने की कोशिश करते हैं तो दोस्तों हम देखते हैं कि अनुच्छेद 20 में निहित विधिक व्यवस्था भारतीय लोकतंत्र की आवश्यकता है, भारतीय लोकतंत्र की आधारभूत आवश्यकता है। क्योंकि अनुच्छेद 20 के माध्यम से ही हम अपराध कम करने की कोशिश कर रहे होते हैं। हम अपराध की मात्रा को रोकते हैं, अपराध की मात्रा तक दंड देते हैं और अपराधी को दंड देते हैं, न कि व्यक्ति को। यहाँ पे समझना यह है कि नागरिक अगर कोई अपराध करता है तो वह अपराधी हो जाता है, अर्थात अपराध की मात्रा तक वह अपराधी होता है और बाकी मात्रा तक वह नागरिक होता है। तो हम देखते हैं कि नागरिक को दंड न देते हुए हम अपराधी को दंड दे रहे होते हैं, ताकि नागरिक में जो अपराध की भावना है उसको समाप्त किया जा सके। और यही हमारे अनुच्छेद 20 की महत्वपूर्ण विशेषता भी है कि हम जहाँ एक तरफ न्याय की स्थापना कर रहे होते हैं, वहीं दूसरी तरफ अन्याय को समाप्त भी कर रहे होते हैं। न्याय की स्थापना का तात्पर्य यह है कि हम पीड़ित पक्ष को न्याय दे रहे होते हैं, अन्याय की स्थापना समाप्त करने का तात्पर्य यह है कि उत्पीड़ित पक्ष को हम दंड दे रहे होते हैं, जिसने अपराध किया है उसको दंड दे रहे होते हैं। दोस्तों, इसके बाद आता है भूतलक्षी प्रभावी विधायन। यह एक महत्वपूर्ण टर्म्स है जिसको हमें समझने की ज़रूरत है। भूतलक्षी प्रभावी विधायन की जब हम बात करते हैं तो हम उस समय विशेष की बात करते हैं जिस समय विशेष में कोई कानून निर्मित हुआ, चाहे वो संसदीय व्यवस्था के तहत हो, चाहे राज्य विधानमंडल में विधायन प्रक्रिया के तहत हो। तो हम देखते हैं कि किसी समय विशेष में जब कोई कानून निर्मित होता है तो वो अपने निर्माण काल से अपने एक स्पष्ट स्वरूप में सामने आता है, एक विधिक बल को लेते हुए सामने आता है। वही विधिक बल उसके शुरुआती चरण से लगातार कार्य करते रहता है
उदाहरण के लिए अगर कोई कानून वर्ष 1950 में निर्मित किया गया और वर्ष 2019 तक उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया, तो वह वर्ष 1950 1950 से लेकर 2020 तक अपने सेम स्वरूप में, अपने सेम, हम कह सकते हैं कि पोजीशन के साथ लागू होगा। और यही हमारी अनुच्छेद 20 की विशेषता है कि कोई भी कानून अपने भूतलक्षी प्रभाव के साथ लागू होता है, अर्थात जिस समय वह निर्मित किया गया था उस निर्माण काल से लेकर अभी तक वह अपने उसी मूल स्वरूप में लागू होगा जिस मूल स्वरूप में उस कानून को विधिक ताकत मिली हुई थी। दोस्तों, प्रश्न उठता है कि कानून का निर्माण कहाँ से होता है और कानून का निर्माण क्यों किया जाता है। तो हमें समझने की ज़रूरत है दोस्तों, भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत हम कानून तब निर्मित करते हैं जब हम देखते हैं कि जन आकांक्षाओं, जन इच्छाओं और जन कल्याण के लिए हमें इस विषय में कानून बनाने की ज़रूरत होती है। तो हम संसदीय व्यवस्था के तहत संविधान की रोशनी में कानून का निर्माण करते हैं और इस कानून के माध्यम से हम प्रत्येक नागरिक का अधिकतम कल्याण को सुनिश्चित करने एवं साधने की कोशिश करते हैं। और कानून जो होता है संसदीय प्रक्रिया का एक उत्पाद होता है। चाहे वो राज्य विधानमंडल में बनाया गया कानून हो तो वह राज्य विधानमंडलीय प्रक्रिया का एक उत्पाद होगा। अगर वह संसदीय व्यवस्था के तहत बनाया गया कानून है तो संसदीय व्यवस्था में निर्मित संसद का एक उत्पाद होगा, अर्थात वह नागरिकों के हितों को साधने की कोशिश करेगा। और प्रत्येक कानून का एकमात्र ध्येय होता है कि उस संविधान के उद्देश्यों की पूर्ति करता है। और हमारी संसदीय व्यवस्था भी संविधान के अनुरूप ही कार्य करती है। जब वह संविधान के अनुरूप कार्य कर रही है तो निश्चित है कि वो संविधान के उद्देश्यों की पूर्ति कर रही होगी। और जब वो संविधान अब हमारी भारतीय व्यवस्था में संविधान का उद्देश्य जो है वो नागरिकों के हितों को साधना है, क्योंकि हमने संविधान का निर्माण ही नागरिकों के सर्वोच्च हितों को ध्यान में रखते हुए किया था। हम इसको कुछ इस तरीके से समझते हैं कि देश के नागरिकों की आवश्यकता, देश के नागरिकों की इच्छाओं आकांक्षाओं की आवश्यकता जो लोक कल्याणकारी हो, जो आवश्यक हो, प्लस संसदीय विधायन प्रक्रिया के कानून निर्माण करने की प्रक्रिया जो संविधान द्वारा दी गई है। और संविधान जो है वो देश की इच्छाओं के अनुसार कार्य करता है, आवश्यकताओं के अनुसार कार्य करता है। अब यहाँ पे देखते हैं कि संविधान, संसदीय प्रक्रिया, राज्य विधानमंडलीय प्रक्रिया, नागरिक, ये समस्त जो फैक्टर हैं एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे की आवश्यकताओं की पूर्ति कर रहे हैं। अगर हम संविधान में से उसके विधिक बल को निकाल दें, संविधान में से उसकी नागरिक की आवश्यकताओं को निकाल दें तो संविधान खोखला हो जाएगा। वैसे ही संसदीय व्यवस्था में से अगर विधिक बल को निकाल दें तो संसद खोखली हो जाएगी। वैसे ही नागरिक की आवश्यकताओं में से अगर जन कल्याणकारी आवश्यकताओं को निकाल दें तो नागरिक खोखला हो जाएगा। तो हमें कुछ इस तरीके से समझने की ज़रूरत है कि नागरिक के जन कल्याणकारी आवश्यकताएँ, संविधान की आधारभूत आवश्यकताएँ प्लस संसदीय व्यवस्था की विधिक आवश्यकताएँ, ये एक दूसरे के पूरक एवं संपूरक हैं और जो एक दूसरे की आवश्यकताओं को प्रतिबल पूर्ण करती हैं। एक को हटा के दूसरे की पूर्ति नहीं की जा सकती है। और यही हमारे अनुच्छेद 20 में निहित महत्वपूर्ण विशेषता है। दोस्तों, अनुच्छेद 20 केवल सिविल विधायन पर, सिविल लेजिस्लेशन पर लागू होता है, आपराधिक विधायन या पूर्ववर्ती काल पर लागू नहीं होता है। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि अनुच्छेद 20 जो है दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण के अधिकार की जब हम बात करते हैं तो ये केवल सिविल विधायन, सिविल लेजिस्लेशन पर लागू होता है, क्योंकि आपराधिक विधायन की प्रक्रिया में हमारे पास आईपीसी और सीआरपीसी का प्रावधान है। अगर कोई अपराध किया गया, अपराध की श्रेणी में आता है और हमने देखा कि उसको आईपीसी और सीआरपीसी के तहत उसको ट्रीट किया जाता है। और सिविल विधायन से संबंधित अगर कोई विषय आता है, कोई अपराध आता है तो हम उसको सिविल लेजिस्लेशन के तहत ही उसको उपचार देते हैं। क्योंकि हम जानते हैं दोस्तों, संविधान जो है वो देश के अस्तित्व की ज़रूरत है और संसदीय व्यवस्था जो है वो संविधान की ज़रूरत है और संसद जो है वो नागरिकों की ज़रूरत है। और संविधान का निर्माण जो होता है नागरिक की आवश्यकताओं के लिए होता है और संसदीय व्यवस्था का जो निर्माण होता है विधिक बल की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए होता है। इस तरीके से हम देखते हैं कि संसद में विधिक बल कार्य करता है, संविधान में देश की आवश्यकताएं कार्य करती हैं और नागरिक में लोक कल्याणकारी आवश्यकताएं कार्य करती हैं। तो इस तरीके से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और एक दूसरे के लिए कार्य करते हैं। क्योंकि लोकतांत्रिक लोक कल्याणकारी राज्य की जब हम बात करते हैं तो लोक कल्याणकारी राज्य की ही पूर्ति कर रहे होते हैं, चाहे वो नागरिक के अधिकार हों, नागरिक के दायित्व हों, चाहे संसदीय व्यवस्था के अधिकार हों, संसदीय व्यवस्था के दायित्व हों, चाहे वो हम कह सकते हैं कि संविधान की प्रभाव क्षेत्र हो, सर्वोच्च न्यायालय का प्रभाव क्षेत्र हो, ये सब एक दूसरे के पूरक संपूरक होने के साथ साथ लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करते हैं। कोई भी बिना लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना किए हुए, लोक कल्याणकारी राज्य की आवश्यकताओं की पूर्ति किए हुए स्वयं को
निर्मित नहीं कर सकता, क्योंकि इनका उद्देश्य ही हमने लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए किया, क्योंकि लोक कल्याणकारी राज्य भारतीय लोकतंत्र की ज़रूरत है। दोस्तों इसके बाद आता है डबल जियोपेरिटी अर्थात द्वैध दंडादेश। एक दंड के लिए दोहरा, एक अपराध के लिए दो दंड नहीं दिए जाएंगे। अर्थात एक व्यक्ति ने जब एक अपराध किया, एक नागरिक ने जब एक अपराध किया, तो उसको एक ही दंड दिया जाएगा, बल्कि एक अपराध के लिए दो दंड नहीं दिए जाएंगे। अर्थात दोहरे दंडादेश का अभाव है। इसका तात्पर्य यह होता है दोस्तों कि एक व्यक्ति द्वारा अगर कोई एक अपराध किया जाता है तो उसको एक समय सीमा के अंतर्गत, निश्चित समय सीमा के अंतर्गत और निर्दिष्ट प्राधिकरण की आदेशों के अंतर्गत और निश्चित समय सीमा में उसको एक अपराध दिया जाएगा, जिसको जो यह दर्शाता है कि भारतीय न्यायिक प्रक्रिया के तहत हम प्रत्येक अनुच्छेद के निहित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए भी न्याय की स्थापना करते हैं। अर्थात प्रत्येक अनुच्छेद का भी एक न्यायिक उद्देश्य होता है, और इस न्यायिक उद्देश्य की प्राप्ति में हम क्या करते हैं कि एक समय सीमा निश्चित करते हैं, एक निर्दिष्ट समय सीमा निश्चित करते हैं, जिसमें प्राधिकरण द्वारा स्पष्ट निर्देश दिया जाता है। अगर हम अनुच्छेद 20 की ही बात करें तो किसी व्यक्ति ने कोई अपराध किया है, अगर उस व्यक्ति को दंड दिया जा रहा है तो वो एक निश्चित समय सीमा में दिया जाएगा और एक निश्चित आदेश के द्वारा दिया जाएगा, और यह आदेश भी कानूनी आदेश होगा और जो संवैधानिक होगा, न कि किसी व्यक्ति विशेष का आदेश, किसी व्यक्ति विशेष के प्रभाव में दिया गया आदेश। यहाँ पे व्यक्ति के प्रभाव को नगण्य माना गया, शून्य माना गया। यहाँ पे सिर्फ संविधान का प्रभाव रहेगा, संसदीय व्यवस्था में निर्मित कानून का प्रभाव रहेगा। अर्थात हम अपराधी एवं अपराध के मध्य भी न्याय संगत, तर्क संगत एवं युक्ति संगत संबंध स्थापित करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जब हमें पता है किसी अपराधी ने अपराध किया है तो उसको अपराध के समतुल्य दंड दिया जाएगा, ताकि न्याय भी अपने उद्देश्य की प्राप्ति कर सके। दोस्तों दोहरे दंडादेश का अभाव का एकमात्र उद्देश्य यह भी होता है, जहां हम अपराधी को उसके अपराध की भावना से उसको हतोत्साहित करते हैं, वहीं अपराधी को उसके अपराध बोध से अलग करते हैं और जो पीड़ित पक्ष है उसको न्याय देते हैं। इसका एकमात्र उद्देश्य होता है कि हम अपराध की भावना को खत्म करें, उसको समूल नष्ट करें और न्याय की स्थापना करें, ताकि एक अपराधी दोबारा से उस अपराध को रिपीट ना कर पाए। दोस्तों अगर किसी सिविल सर्वेंट को या किसी लोक सेवक को उसके पद से च्युत किया जाता है, पद से पदच्युत की जाती है, तब उसे पद से हटाया जाता है, तो इस प्रक्रिया में उसको पद से हटाने की प्रक्रिया दोहरे दंडादेश के अंतर्गत नहीं आती है। अर्थात लोक सेवक के ऊपर लगे अपराधों के आरोप दोहरे दंडादेश के अंतर्गत नहीं आते हैं, क्योंकि जो आरोप उस पर लगे हुए हैं अगर वो आरोप न्यायिक रूप से प्रूफ हो जाते हैं तो उसको उसके पद से हटा दिया जाता है, और यह हटाने की प्रक्रिया जो है दोहरे दंड के आदेश के अंतर्गत नहीं आती। अर्थात यहाँ पे भी जो लोक सेवक है अगर उसने अपने कोई अपराध किया है तो उस अपराध की मात्रा तक उसको दंड दिया जा रहा है, इसलिए उसको उसके पद से हटाया जा रहा है, और यह हटाने की प्रक्रिया भी हमारी न्याय की स्थापना करती है। हम देख रहे हैं कि यहाँ पे व्यक्ति और पद महत्वपूर्ण नहीं है, अर्थात व्यक्ति न महत्वपूर्ण है न पद महत्वपूर्ण है, बल्कि नागरिक महत्वपूर्ण है। हम देख रहे हैं कि अगर किसी व्यक्ति विशेष ने किसी पद में रहते हुए कोई अपराध किया है तो उसको उस अपराध की मात्रा तक दंड दिया जाएगा, चाहे वो सामान्य नागरिक हो, चाहे वो लोक सेवक हो, चाहे कोई अन्य सेवक हो। तो हम न्याय को महत्वपूर्ण मानते हैं। हम देखते हैं कि न्याय की स्थापना की जाए, न्याय के द्वारा की जाए और न्याय के लिए किया जाए और संविधान की रोशनी में की जाए। दोस्तों जब हम देखते हैं एक लोक सेवक को उसके अपराध के तहत उसको पदच्युत किया जाता है, उसके पद से हटाया जाता है, तो उसको एक अभियोजन प्रक्रिया के तहत उसको एक हम कह सकते हैं कि जस्टिस ट्रायल में उसको डाला जाता है, तो उसको एक न्यायिक समीक्षा उसकी की जाती है। एक हम उसकी समीक्षा कर रही होती है अभियोजन पक्ष के माध्यम से, ताकि उसको उसमें लगे दोषों को सही साबित किया जा सके, और वो भी न्यायिक प्रक्रिया के तहत। इस प्रक्रिया में भी हम उस लोक सेवक को दोहरे दंड के आदेश से बचाते हैं, अर्थात एक अपराध के लिए उसको दोहरा दंड ना मिले, इसके लिए हम उसको संरक्षित करते हैं, जो एक न्यायिक पहलू ही है। दोस्तों यही अनुच्छेद 20 की महत्वपूर्ण खूबसूरती भी है कि चाहे वो नागरिक हो, चाहे वो लोक सेवक हो, चाहे वो कोई भी सेवक हो, अगर उसने अपराध किया है तो उसके अपराध का एक न्यायिक समीक्षा की जाएगी, उसको उसके ऊपर अभियोजन चलाया जाएगा। इस अभियोजन की प्रक्रिया में उसको व्यक्ति को जो दोषी है उसको भी मौका दिया जाएगा अपना पक्ष रखने का, और वह व्यक्ति जो पीड़ित है उसको भी मौका दिया जाएगा अपना पक्ष रखने का, ताकि पीड़ित पक्ष और दोषी पक्ष के मध्य समस्त दलीलों को, समस्त दस्तावेजों को, समस्त साक्ष्यों का अवलोकन करने के उपरांत हम देख सकें कि न्याय किसके पक्ष में जा रहा है, और यह न्याय किसके पक्ष में जा रहा है यह तय करना हमारे न्यायालयों का कार्य होता है। और न्यायालय यह देखते हैं कि
अपराधी को अपराध के स्वरूप में दंड मिले और पीड़ित पक्ष को उसके अनुरूप न्याय मिले। और यही हमारे अनुच्छेद 20 की महत्वपूर्ण विशेषता भी है कि हम अपराधी को उसके अपराध से बच के नहीं जाने देते हैं और पीड़ित पक्ष को न्याय से दूर नहीं करते हैं। अर्थात पीड़ित पक्ष को न्याय दिलाते हैं, अपराधी को अपराध के समतुल्य दंड दिलाते हैं। दोस्तों, एक ध्यान देने वाली बात और ये है कि जब हम देखते हैं कि पीड़ित पक्ष अपना पक्ष रख रहा है और जो जिसने पीड़ित किया है अर्थात दोषी व्यक्ति भी अपना पक्ष रख रहा होता है, जिसके ऊपर ट्रायल चल रहा होता है, तो हम यहाँ पे एक न्यायिक प्रक्रिया ही स्थापित कर रहे होते हैं, क्योंकि दोनों पक्षों को हम समस्त साक्ष्यों के साथ अपना पक्ष रखने का मौका देते हैं ताकि अभियोजन की इस प्रक्रिया में वास्तविक न्याय की प्राप्ति हो। और अंततः हम देखते हैं कि दोनों पक्षों के समस्त साक्ष्यों, उनके अवलोकनों, उनके सबूतों और उनके जो भी प्रमाणिक तथ्य हैं, उनके आधार पर न्यायालय अंततः न्याय सुनाता है। और यह न्याय जो होता है वास्तव में अपने उद्देश्य की प्राप्ति करता है, क्योंकि समस्त दलीलों को सुनने के बाद हम पीड़ित पक्ष को न्याय देते हैं और अपराधी पक्ष को दंड देते हैं। दोस्तों, इसी में एक आगे आता है अपने विरुद्ध साक्षी बनने का पर प्रतिषेध, अर्थात प्रोहिबिशन अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन। अपने विरुद्ध साक्षी बनने के लिए किसी को हम कह सकते हैं कि फोर्स नहीं किया जा सकता। किसी अपराधी को अपने विरुद्ध ही साक्षी बनने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। ये हमारी न्यायिक प्रक्रिया की एक न्यायिक खूबसूरती है कि जब हम अपराधी को इस बात के लिए फोर्स नहीं करते हैं कि तू स्वयं के अपराध कबूल ले, अपराधी अपना स्वयं का अपराध कबूले और यह मान ले कि मैं अपराधी हूँ, क्योंकि अपराधी पक्ष को भी उसके पक्ष को रखने का समय, मौका और साक्षी और यहाँ तक कि हम न्यायिक उपकरण उसको उपलब्ध कराते हैं ताकि अपराधी भी यह साबित कर सके कि वो अपराध मुक्त है और वो दोष रहित है। इस तरीके से हम दोनों पक्षों को सुनते हैं, जहाँ अपराधी पक्ष को समय सीमा दी जाती है, उसको संसाधन दिए जाते हैं, और वहीं पीड़ित पक्ष को भी समय सीमा दी जाती है, उसको संसाधन दिए जाते हैं, ताकि हम दोनों के मध्य दलीलों को सुन के, उनके साक्ष्यों को सुन के, उनके प्रमाणों को पुष्ट करने के बाद हम अंतिम रूप से न्याय सुना सकें, वो भी न्यायिक प्रक्रिया के तहत न्यायालय द्वारा। अर्थात हम देखते हैं कि अपराधी को अपराध मुक्त होने का मौका दे रहे हैं और उसको संसाधन उपलब्ध करा रहे हैं, उसको साक्ष्य उपलब्ध कराने का मौका दे रहे हैं। वहीं पीड़ित पक्ष को भी न्याय प्राप्त करने के लिए साक्ष्य उपलब्ध कराने का मौका दे रहे हैं, समय दे रहे हैं, संसाधन दे रहे हैं और दलीलें पेश करने का मौका दे रहे हैं। और यही आपराधिक कानून की का एक आधारभूत आवश्यकता है, विशिष्टता है, हम कह सकते हैं लक्षण है कि हम समस्त पक्षों का अवलोकन करते हैं, उसका विश्लेषण करते हैं, उसके बाद हम देखते हैं कि वास्तव में दोषी कौन है। यहाँ पे देखा जाता है कि दोष किसने किया है, अपराध किसने किया है, क्यों किया है, कब किया है, इसके समतुल्य उसको किस तरीके से दंड दिया जाए। और यही आपराधिक विधि का आधारभूत सिद्धांत है कि अपराधी को तब तक दोष मुक्त माना जाएगा जब तक कि अभियोजन पक्ष अर्थात वह पक्ष जो आरोप लगा रहा है, जो दोष लगा रहा है, वह अपराध सिद्ध ना कर दे। अर्थात हम देखते हैं कि अपराधी को भी इस जस्टिस ट्रायल के इस समयावधि में दोष मुक्त ही माना जाएगा जब तक उसमें अपराध सिद्ध नहीं हो जाता। और यह पीड़ित पक्ष का दायित्व होता है कि वह अपनी दलीलों, अपनी साक्ष्यों के आधार पर अपराध साबित करे और अपराध को कानूनी रूप से साबित करे, न्यायिक रूप से साबित करे कि वह अपराधी है, उसने दोष किया हुआ है। और यही हमारी अनुच्छेद 20 की महत्वपूर्ण एवं विशिष्ट सुंदरता है कि हम समस्त पक्षों का अवलोकन कर रहे हैं, समस्त विषयों का अवलोकन कर रहे हैं, समस्त साक्ष्यों का अवलोकन कर रहे हैं और समस्त प्रमाणिकताओं का अवलोकन कर रहे हैं, उसके बाद हम अंतिम निर्णय तक पहुंच रहे हैं। दोस्तों, हम इसको एक सिंपलेस्ट एग्जाम्पल के द्वारा समझ सकते हैं। अगर दो पक्षों के मध्य पानी के बंटवारे को लेकर कोई विवाद उत्पन्न हो गया, तो ऐसे समय में जब यह विवाद न्यायालय के समक्ष पहुंचता है, तो न्यायालय की यह न्यायिक जिम्मेदारी होती है कि वो दोनों पक्षों के समस्त दलीलों को सुने, समस्त प्रमाणिकताओं का अवलोकन करे और उसके बाद किसी निर्णय पर पहुंचे। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि दोनों पक्षों को न्याय प्राप्त करने के समस्त साधन एवं संसाधन उपलब्ध कराए जाए। उदाहरण के लिए उन दोनों पक्षों के मध्य पानी के बंटवारे को लेकर कोई विवाद हो गया, लेकिन उनमें से एक पक्ष पानी की प्यास से पीड़ित है। दो पक्षों के मध्य पानी के विवाद को लेकर झगड़ा हुआ और यह झगड़ा मुकदमे के रूप में, न्यायिक समीक्षा के रूप में न्यायालय के सामने गया और उसमें से भी एक पक्ष पानी की प्यास से इतना पीड़ित है कि वो अपने पक्ष को रखने के योग्य नहीं है। तो इस समय न्यायालय की यह न्यायिक जिम्मेदारी बनती है कि सर्वप्रथम वह उस पीड़ित पक्ष को
पानी की उपलब्धता कराए ताकि वो अपने जीवन को संरक्षण दे सके और उस जीवन को संरक्षण देने के साथ साथ वह अपना पक्ष रख पाएगा। दोस्तों कहने का तात्पर्य यह है कि जब वह पीड़ित पक्ष जो पानी के प्यास से भी पीड़ित है प्लस पानी के बंटवारे से भी पीड़ित है, सर्वप्रथम हमारी कोशिश यह होनी चाहिए कि उस पक्ष को प्राथमिक तौर पर उसकी जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पानी उपलब्ध कराया जाए। उसके बाद उसके पानी से पीड़ित पक्ष की दलीलें सुनी जाए, अर्थात दोनों की पक्षों की दलीलें हम तब सुन सकते हैं जब वह न्याय प्राप्त करने योग्य वो हो। अगर वो न्याय प्राप्त करने के योग्य नहीं है या कोई बाधा ऐसी उनके सामने आ रही है जिससे वो न्याय प्राप्त नहीं कर सकते, तो न्यायालय की यह एक नैतिक विधिक जिम्मेदारी भी है, एक न्यायिक जिम्मेदारी भी है कि सर्वप्रथम उनकी जीवन की आधारभूत आवश्यकताओं को पूर्ण किया जाए जो न्याय प्राप्त करने में आवश्यक है, तत्पश्चात उनको न्याय दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक निर्णय में कहा भी था कि पीड़ित पक्ष को सिर्फ न्याय मिलना ही नहीं चाहिए बल्कि न्याय होता हुआ दिखना भी चाहिए। यही एक सुप्रीम कोर्ट के मत की महत्वपूर्ण विशेषता भी थी कि जब हम पीड़ित पक्ष को न्याय दे रहे होते हैं तो न्याय देने की इस प्रक्रिया में अन्याय नहीं होना चाहिए, अर्थात जब हम उसको संसाधन उपलब्ध करा रहे होते हैं, साधन उपलब्ध करा रहे होते हैं, तो उसकी आवश्यकताओं के अनुरूप, उसकी ज़रूरतों के अनुरूप, अर्थात उसकी न्याय प्राप्त करने की ज़रूरतों के अनुरूप, न्याय प्राप्त करने की प्रक्रिया के अनुरूप साधन एवं संसाधन उपलब्ध कराए जाए ताकि पीड़ित पक्ष को न्याय दिया जा सके। और यही हमारी अनुच्छेद 20 की समस्त विशेषता है कि हम अपराधी को अपराध के दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण देते हैं और वहीं पीड़ित पक्ष को न्याय देते हैं। अर्थात अपराधी को अपराध के दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण का मतलब यह है कि उसको अपना पक्ष रखने का मौका देते हैं समस्त साक्ष्यों के साथ, और वहीं पीड़ित पक्ष को भी अपना पक्ष रखने का मौका देते हैं समस्त अवलोकनों, साक्ष्यों एवं प्रमाणों के साथ, ताकि हम समग्र विषयों का न्यायिक रूप से अवलोकन करके न्यायालय द्वारा एक निर्णय दिया जा सके और जो न्याय की स्थापना करे। आई होप दोस्तों आज का वीडियो आप लोगों के हम कह सकते हैं कि अंडरस्टैंडिंग में हेल्प करेगा। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज हम